एक बार फिर बात करेंगे पीटीआई के बानी रुकन नजीब हारून, जो कि मेंबर कौमी असम्बली कराची से मुंतखब हुए, इस्तीफा दे गए और कहते हैं कि उन्हें वज़ीर आज़म का एतमाद हासिल नहीं रहा। अहम मामलात में उनसे मुशावरत नहीं की जाती। वो अपने शहर, अपनी पार्टी के लिए, अपने शहर के लिए, अपने हल्के के लिए कुछ नहीं कर पाए। इस पर हम बात करेंगे। बदर साहब, कराची के मामलात को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपको लगता है कि नजीब हारून ने जो इस्तीफा दिया है बड़ा ब्लो है पीटीआई के लिए कराची से? पीटीआई के लिए ब्लो हो ना हो, लेकिन मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि अब बानी अरकान में रह कौन गया पीटीआई में, क्योंकि इससे पहले हामिद खान किसी हद तक आप कह सकते हैं हामिद खान थे, उन्होंने पार्टी का आइन भी बनाया था, वो भी बिल्कुल अब खामोश हो गए हैं। पार्टी हैं या नहीं हैं, बाकी तो सारे लोग तकरीबन छोड़ गए हैं, साइड लाइन हो गए हैं। नजीब हारून थे, खड़े हुए थे, मेरा ख्याल है बहुत उन्होंने बिल्कुल अपने ज़मीर के मुताबिक जो फ़ैसला किया है। अब वो इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म कबूल करें ना करें, उनको मना लिया जाए, लेकिन उन्होंने जो इस्तीफ़ा भेजा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने जो बातें की हैं, देखिए कराची में इससे पहले अगर आपको याद हो कि पिछले साल कराची के कोई 6 MNAs जाके वज़ीर आज़म से मिले थे और ये तासुर हुआ था कि कोई ग्रुप बन गया है, और उस वक्त ये भी तासुर हुआ था कि इस ग्रुप को कुछ जहांगीर तरीन साहब ने भी जो है पीठ पे थपकी दी है। लेकिन ये रहा है, नजीब हारून साहब को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया था, बिल्कुल वो अपने हल्के तक महदूद हो गए थे। जो लोग बहुत पीटीआई में 2011 के बाद आए, वो सारे के सारे लोग ऊपर आ गए, जिस तरह अभी न्याजी साहब भी कह रहे थे, वफाकी वजीर। तो नजीब हारून साहब ने जो भी फैसला किया, लिख कर दिया, वो मेरा ख्याल है दुरुस्त फैसला है, और इसको दूसरी जमातों को भी सराहना चाहिए, बल्कि दूसरी जमातों के लोगों को भी फॉलो करना चाहिए अपनी क़यादत के हवाले। रेट कितना करेंगे मदर साहब? मैं 8 नंबर दूंगा। ठीक है, बेनज़ीर। मुझे वजह थोड़ी सी समझ नहीं आई कि जब वो कहते हैं कि मैं अपने हलके के लिए पिछले 20 महीने कुछ नहीं कर सका, तो इससे वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि क्या उनको डेवलपमेंट फंड्स नहीं मिले? अगर वो ये कहना चाह रहे हैं तो क्या उनको नहीं पता था कि उनकी जो सियासी जमात है उसकी राय क्या है डेवलपमेंट फ़ंड्स के बारे में? अच्छा, एक ये तासुर है कि जो हर MNA होता है, हर MP होता है, उसको डेवलपमेंट फ़ंड्स मिलते हैं। ऐसा नहीं होता। हर MNA, हर MPA को एक लिस्ट बना के मंसूबों की प्लानिंग कमीशन को भेजनी होती है कि ये हम प्रोजेक्ट्स हैं, ये मैं अपने हल्के में करना चाहता हूँ। प्लानिंग कमीशन मंजूरी देती है, फिर काबीना में जाता है, फिर वज़ीर आज़म के पास जाता है, मंजूरी होती है, तो फिर पैसे मिलते हैं। तो ये एक बड़ा गलत मेरे ख्याल से एक तासुर है डेवलपमेंट फंड्स के बारे में। तो मुझे सही तरह उनकी वैसे बात समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्यों नहीं कर सके कुछ अपने हल्के के लिए। ठीक है, रेट क्या करेंगी आप? आपको लगता है 2, 3 क्या रेट करेंगे? मैं 5 नंबर दूंगी। ठीक है, हमारे पैनलिस्ट की राय आपने जानी, और अब एक अहम ऑर्डिनेंस का जिक्र जिसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बरात दी गई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बरात देने के लिए लाए गए ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद उसे कानून का दर्जा हासिल हो गया है। इस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। नए कानून के तहत तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में सरमायाकारी पर 90% टैक्स छूट होगी। बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को खुसूसी टैक्स मुराआत मिलेंगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा हासिल होगा। फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ कराई जाएगी। बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स की छूट दी जाएगी। ऑर्डिनेंस का इतलाक पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और बेनामी दारों, जराइम पेशा और दहशत गर्दी के सरमाए पर नहीं होगी। ताहम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वबा के दौरान तामीराती सनत के लिए बड़े इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया है और इंसानी जिंदगी पर नफा को तरजीह देना हमें सेहत के बहरान की तरफ ले जा सकता है। इस तमाम सूरत हाल पर अपने पैनलिस्ट से सवाल करेंगे कि तामीराती शोबे को सनत का दर्जा मिल गया, सदर के दस्तखत के बाद ऑर्डिनेंस नाफिज। पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है कि आलमी वबा के दौर में वफाक का सेहत के बजाय तामीराती सेक्टर को पैकेज देना इंसानी जिंदगी पर नफे को तरजीह देने के मुतरादिफ है। क्या चेयरमैन पीपुल्स पार्टी का मौक़िफ़ दुरुस्त है, हाँ या नहीं? इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब। देखिए, पहली बात तो ये है कि चंद अच्छी खबरें माशाल्लाह, मुझे बड़ा खुशी हुई कि स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी आ गई। डॉलर की कीमत में 3 रुपये 31 पैसे कमी। स्टॉक बाज़ार में 36,000 सौदे। IMF की अगली किस्त 1.4 अरब डॉलर की मिल गई। 12 अरब डॉलर जो हमने कर्जा देना था 1 साल के लिए मौखर हो गया। एहसास प्रोग्राम के ज़रिए 50 लाख मुस्तहिक ख़ानदानों तक पैसे पहुँचे। और ये तामीराती पैकेज पूरी दुनिया से हटकर है, बोल्ड फैसले हैं। एक जुआ खेला है वज़ीर आज़म ने जुज़वी लॉकडाउन करके, ताकि मईशत का पहिया चले।
कोई भूखा ना मरे, कोई बेरोजगार ना रहे। अब इस पर दो एतराज़ हैं। काला धन सफ़ेद करने की ये एमनेस्टी है और इससे इसका फ़ायदा चंद सेठों को होगा, मान लेते हैं, मगर मेरा ख्याल है इस वक्त ये एक्टिविटी बहुत ज़रूरी थी। मैं नहीं समझता कि तामीरी पैकेज देने से किसी इंसानी या कोरोना पर इसको कोई फोकियत है। बिलावल साहब या सियासत कर रहे हैं या इन्हें बात की समझ नहीं आई। ठीक है, आपका वक्त भी मुकम्मल हुआ। बेनज़ीर, मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ ये बात कहना चाहूँगी कि आजकल वैसे अगर आप सिंध हुकूमत की तारीफ़ करो तो पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है उनको सारी रात फिर नींद नहीं आती, लेकिन यहाँ पे वो बात जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये एक ऐसा मामला है, ये एक इंसानी मामला है। इसमें मरकज़ को, सूबाई हुकूमतों को बैठ के एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान बनाना चाहिए कि सेहत का निज़ाम आपने कैसे ठीक करना है। ये बड़ा आसान है आजकल, और आजकल हमारे वज़ीर आज़म भी बहुत ये कहते हैं कि 18 अमेंडमेंट के बाद सूबे जो हैं वो ख़ुद अपना फ़ैसला कर लें। नहीं, ये एक इंसानी मामला है, किसी एक सूबे का मामला नहीं है। आप सबको साथ बैठ के फ़ैसला करना पड़ेगा। अभी पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 1200 सरकारी अस्पताल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, 2,20,000 डॉक्टर हैं। इसका मतलब ये है कि 900 लोगों के लिए एक डॉक्टर है। ओए होए होए होए, ये इमरान खान की। ठीक है, लेकिन वज़ीर आज़म ने आज खिताब में गालिबन कहा है कि हम 25 मई तक कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो आप ला सकें मुल्क में। आपका वक्त चूँकि मुकम्मल हुआ इसलिए मुझे आगे बढ़ना है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, देखिए जी, वजी मुझे समझ नहीं आती कि जब वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट को लॉकडाउन की सारी जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो SOPs हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो इंसानी जान कैसे खतरे में पड़ जाती है। और फिर आप कितनी चीजें अभी कर रहे हो जहाँ पे आप अगर पूरा डिस्टेंसिंग ले लो, अभी हमने नमाज डिस्कस किया है कि अगर 6 फुट या 9 फुट खड़े हैं और अभी सारे अपने गियर्स पहने हुए हैं और मास्क लिए हुए हैं, तो मुझे और दूसरी दुनिया के अंदर इनको ये नहीं पता कि कंस्ट्रक्शन के बारे में वहां या सुगरा बीत के यहाँ के 10 एक शहर की डेटा नहीं जाती, तो वहां पे जाके उन्होंने काम किया है। तो मैं नहीं समझता कि इनका वक्त बिल्कुल आजम साहब ने तो इस मामले में स्टेप लिया है। मैं तो इसका हमेशा से हम ही हूँ, मतलब बिल्कुल एक बोल्ड स्टेप लिया है और इसको लेकिन SOP। ठीक है, आपने वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की तायीद की है कि बिल्कुल दुरुस्त जायज़ इक़दाम था, वक्त की ज़रूरत थी। महमल, मैं समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है, क्योंकि वजह ये, मैंने कुछ चंद दिन पहले भी इस शो के अंदर ये बात की थी कि हुकूमत ने बेसिकली ये पैगाम दिया है कि भूख नहीं मौत कबूल है। तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं, ये देखिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, जिस तरह मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा कि क्या मस्जिदों में SOPs कौन फॉलो करेगा, आप मुझे बताएं इंडस्ट्री के अंदर SOPs कौन फॉलो करेगा? क्या उससे फैलेगा नहीं? ये लॉकडाउन जरा सा रिस्ट्रिक्शंस हटाई हैं, उसके बाद लोग ही लोग हैं सड़कों के ऊपर, तो कोरोना फैलेगा और फिर मौत बढ़ेगी, और फिर जो है हम ये नहीं कह सकेंगे कि लोग भूख से मर रहे हैं, फिर लोग कोरोना से मर रहे होंगे। और फिर मेरे ख्याल में हुकूमत को देखना पड़ेगा, हुकूमत उस वक्त सोचेगी कि उन्होंने ये क्या फैसले लिए थे। आई होप कि आई एम रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक, क्योंकि जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं वो यही दिखाते हैं। ठीक है महमल, मुझे अब्बास आपके पास जाना है, लेकिन मुझे लगता है कि बेनज़ीर आप कुछ कहना चाह रही थी, रह गया, प्लीज़ अगर आप कंप्लीट कर सकें तो। नहीं, मैंने अपनी आई थिंक बात पूरी कर ली थी। ठीक है अब्बास। देखिए, मैं तो इस इंडस्ट्री के हवाले से मेरे बड़े शुकुक व शुबात हैं, इसलिए कि जो उन्होंने कहा है कि जी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रखेंगे, कोई बेनामी आप ज़रा तहकीकात तो कर लें कि कितने बिल्डर्स से, कितने पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के फ्रंट मैन इस कारोबार में हैं, इसमें जो ज़मीनें ली गई हैं उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, आप मालूम कर लें कि कितना फेयर कारोबार हो रहा है। मैं बिलावल भुट्टो की उससे एग्री नहीं करता, इसलिए कि वो बहरहाल इमरान खान की एक अटेम्प्ट है कि जी शायद इससे बेरोज़गारी में किसी हद तक कमी आ जाए। हालांकि देखना यह कि जब ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही होगी तो आप जिस तरह शुरू से मैं कह रहा हूँ कि आप कैसे इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि इससे अगर कोई ये समझ रहा है कि कोई बड़ी इकनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ये सारे लोग बदकिस्मती से चंद एक को छोड़ के आप उठा के देख लें ज़मीनों पे कब्ज़े किस तरीके से किए जाते हैं, इनको फ़ायदा कितना पहुंचाया जा रहा है, उन्हीं लोगों को ब्लैक मनी वाइट करने का मौका दिया जा रहा है जो हमेशा से यही कारोबार करते रहे हैं। बदकिस्मती से फ़ायदा एक मरतबा फिर माफिया को हो जाएगा। तो आपको लगता है वज़ीर आज़म को मशवरा गलत मिला है, उनकी नीयत नेक है? नहीं, वज़ीर आज़म को नीयत नेक है, लेकिन ये जो लोग कारोबार में मौजूद हैं
इसमें आप मालूम कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें आप यही उठा लें, आप यहीं के इसी शहर के उठा लें। आप, मैं तो आपको मिसालें दे सकता हूँ। आप खालिद बिन वलीद रोड पे चले जाएं, आप पूरी टीपू सुल्तान रोड पे चले जाएं, किस तरीके से 400 गज़ के बंगले को 420 गज़ का बंगला कर दिया, वो दिखा दिया गया ताकि हाई राइज खड़ी हो सके। क्लिफ्टन में, क्लिफ्टन 1, 2, इसमें बाकायदा कानून साजी करके हाई राइज की इजाज़त दे दी गई। आप अंदाजा तो करें, जिस शहर में पानी नहीं मिल रहा वहां आपने एक चीज कहना चाहूंगा, घरों के पता नहीं कितने मंजिला एक फ्लैट जो है 7-7, 8-8 करोड़, 10-10 करोड़ का फ्लैट उसमें बना लिया गया है। टोटल जो है करप्शन है, मैसिव करप्शन है, और इसमें वो सारे लोग शामिल हैं जिनके फ्रंट मैन काम करते हैं। तो बेनामी अकाउंट हो ना हो, बेनामी लोग मौजूद हैं। महमल, वजी मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि हम वज़ीर-ए-आज़म साहब की नीयत के ऊपर शक नहीं करते। बिल्कुल हम शक नहीं करते, और हमें किसी की नीयत के ऊपर शक करना भी नहीं चाहिए, कि सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है लोगों की नीयत। लेकिन जो अगर गलत फैसले हो ना, तो नीयत सही भी हो, फैसले गलत हो, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना, वो बड़े खौफनाक होते हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत के ऊपर ही आती है, बेशक जितनी मर्जी अच्छी नीयत हो, फैसला साजी भी हुकूमत ने करनी है, मैंने या आपने नहीं करनी। तो अच्छे फैसले ले और दुरुस्त फैसले ले। ठीक है, भट्टी साहब की तरफ एक दफा फिर चले जाते हैं, क्योंकि वो कहेंगे मुझे वक्त कम मिला। भट्टी साहब, नीयत भले नेक हो, लेकिन फायदा ऐसे लोगों को पहुंचेगा जो पहले भी बड़ा पैसा बना चुके हैं। मैंने पहले कहा ना कि जैसे दो इतराज हैं इस पे, कि ये काला धन सफेद करने की एमनेस्टी स्कीम है जिसकी इमरान खान साहब मुखालफतें करते थे। दूसरी बात ये चंद सेठों को फायदा होगा, ठीक कह लिया। लेकिन इस वक्त बहुत ये भट कर फैसला है ये, जैसे इमरान खान ने पहली मरतबा कहा कि लॉकडाउन नहीं होगा, हम सारे, मुझ समेत मेरा भी ख्याल था कि लॉकडाउन होना चाहिए, मगर जब मोहल्लों में, गलियों में, छोटे शहरों में लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि दो चैलेंजेस हैं, कोरोना का फैलाव, भूख, बेरोजगारी और गुर्बत। तो अब मैं फिर आज एक मरतबा कह रहा हूं, अवाम पर है प्लीज। 39 शोबे जुड़े हुए हैं इस एक इंडस्ट्री से, तामीराती इंडस्ट्री से, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी बढ़ेगी। और दूसरी, आवाम से मेरी गुजारिश है कि प्लीज, अगर वो उन्होंने जुज़वी लॉकडाउन किया है तो आप इसको कामयाब बनाएं। ठीक है, आप अपने खुद एहतियात करें। मुझे सिर्फ ये बता दे, कोई भी वजीर आजम से लेके वजीर आला तक, ये जो हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं, इसके बाद अगर 1-1.5-2 महीने में मैसिव वायरस खुदा ना खास्ता स्प्रेड हुआ, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी कि मैं इसका जिम्मेदार हूं कि नहीं? और फिर हम क्या करेंगे? देखिए, मैं सिर्फ छोटी सी एक बात यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि कोई नहीं चाहता पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में कि उनकी हुकूमत ये जंग हार जाए, कोई नहीं चाहता। तो हम चाहते हैं हमारी हुकूमत सही फैसले ले और वक्त पे फैसले ले। सिर्फ इसलिए हम तनकीद करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के, जब भी हम करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपने तमाम पैनलिस्ट का हम शुक्रिया अदा करेंगे। मजहर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, महमल सरफराज साहिबा, बेनज़ीर शाह साहिबा, अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। पीर को होती है आपसे मुलाकात, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।